हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एग्जाम क्लस्टर के इस नई वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट एसएससी स्टेनोग्राफर पेपर के बारे में, ताकि आप जो है मैक्सिमम मार्क्स उसमें पा सकें उस पेपर के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर आप मॉक का पेपर अटेम्प्ट करते हैं या फिर आप एक्चुअल एग्जाम का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, दोनों में ही आप अपना मार्क्स इससे इंक्रीज कर पाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 10 से 15 नंबर का फायदा तो ज़रूर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को केयरफुली देखिएगा और एंड तक देखिएगा, बीच का कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो देखिए, कंटेंट्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस सीक्वेंस में आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, यानी कौन सा सब्जेक्ट पहले और कौन सा सब्जेक्ट बाद में। नेक्स्ट बात करेंगे कि कितना क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद बात होगा कि क्वेश्चन स्किप कैसे करते हैं, क्यों करना चाहिए क्वेश्चन स्किप, और कैसे करते हैं अगर स्किप करने का नौबत आता है तो। फिर रफ वर्क के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, छोटा सा बात है लेकिन बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर जो भी आपका प्लानिंग है वो सब प्लान के अनुसार नहीं होता है, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, आपका प्लान भी क्या रहना चाहिए। ठीक है, वीडियो को मेन पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहेंगे परीक्षा ऐप के बारे में। इस ऐप में आपको एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और दूसरे सभी मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो जाती है बहुत ही अच्छी प्राइस में। टेस्ट सीरीज का जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है, हम लोगों ने उसको चेक किया हुआ है। और ये ऐप का जो रेटिंग है वो भी बहुत सही है गूगल प्ले स्टोर पर, तो वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का या फिर कोई भी दूसरे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। और तो और अगर आप कूपन कोड लगाते हैं उसमें क्लस्टर 40 का परचेस करते हैं टाइम, तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा 40% का। ठीक है, तो 40% का अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं टेस्ट सीरीज परचेस करते हुए, तो आपको क्लस्टर 40 कूपन कोड वहां पर अप्लाई करना होगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड मत भूलिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं वीडियो के मेन पार्ट पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीक्वेंस क्या रहना चाहिए आपके इस अटेम्प्ट का। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पहला करना और कौन सा बाद में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रीजनिंग आपको सबसे स्टार्ट में नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रीजनिंग आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और इसका रीजन देखिए ये है कि एग्जाम में क्या होता है कि स्टेनोग्राफर के एग्जाम में मैथ्स नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये तो सिंपल बात है, सबको पता है मैथ्स नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इसकी वजह से क्या करता है कि एग्जामिनर कोशिश करता है कि रीजनिंग का पेपर थोड़ा लेंदी बनाए। जो लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर अभी तक अटेम्प्ट किया होगा उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि रीजनिंग का पेपर थोड़ा सा ईजी मतलब ईजी नहीं, थोड़ा सा लेंदी बनाया जाता है, माफ करिएगा। तो लेंदी बनाने से क्या होता है कि स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो जाता है, और अगर शुरुआत में वो रीजनिंग की तरफ चले जाते हैं तो उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। इसलिए शुरुआत में आप रीजनिंग की तरफ ना जाएं। मैं एक आपको रिकमेंड कर रहा हूं, बस इसमें आप थोड़ा सा चेंजेस भी ला सकते हैं। अगर आपको शुरुआत में मतलब आपको बस शुरुआत में रीजनिंग को नहीं रखना, बाकी आप ये जो इंग्लिश और रीजनिंग का जो ऑर्डर है इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो ये मेरे तरफ से रिकमेंडेड रहेगा कि सबसे पहले आप जनरल अवेयरनेस जाएं और उसमें आपको 15 से 18 मिनट देना है, उससे ज्यादा नहीं देना। 18 मिनट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में क्या है कि अगर आपको सिंपल है, आपको या तो सवाल आता है या तो आपको नहीं आता। ठीक है, बीच का कोई बात नहीं है, इसलिए आपको तुरंत क्वेश्चन देखना, नहीं आता तो फट से आगे बढ़ जाना है, आता है तो तुरंत उसको टिक करना और आगे बढ़ना है। ठीक है, इसमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना जनरल अवेयरनेस के ऊपर। नेक्स्ट आपको इंग्लिश में आना है, इंग्लिश ही इसका मेजर पार्ट है, इसमें 100 सवाल आ जाते हैं इंग्लिश के। तो इंग्लिश में क्या करना है कि आपको 45 से 50 मिनट में कोशिश करना है कि आपका इंग्लिश का पूरा पार्ट खत्म हो जाए। ठीक है, जो पार्ट में आप बहुत ज्यादा फंस रहे हैं, थोड़ा लेंदी लग रहा है, उसको अभी के लिए स्किप करते जाना है, उसके लिए आपको बाद में टाइम मिलेगा। रिविजन के लिए भी आपने देखा है यहाँ पर हम लोगों ने टाइम रखा हुआ है। उसके बाद रीजनिंग में जाना है, रीजनिंग में 40 से 50 मिनट देना है, मोर देन इनफ है। 40 मिनट में आपको एम लगाना है कि 40 मिनट में मैं कर लूँ। ठीक है, लेंदी होता है इसलिए थोड़ा सा इसमें फंसना नहीं है। और उसके बाद लास्ट में आप 10 से 15 मिनट या फिर उससे ज्यादा भी कुछ लोग बचा लेंगे अपने रिवीजन के लिए। तो लास्ट में क्या करना है, जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए थे वो सबको जाकर के रिवाइज करना है, यानी कि उसको करने की कोशिश करना है। और उसके बाद भी अगर टाइम बच जाता है तो कुछ जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है कि थोड़ा सा इसमें मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा, तो उसको भी रिविजिट करना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक ये बात है कि अगर पैटर्न मिक्स आता है, अब मिक्स पैटर्न का क्या मतलब है कि मिक्स पैटर्न का मतलब है कि क्वेश्चन किसी ऑर्डर में नहीं होगा कि पहले जनरल अवेयरनेस का सारा सवाल एक साथ होगा, उसके बाद रीजनिंग का सारा सवाल एक साथ होगा। इस तरह से नहीं होता। बहुत बार ऐसा भी होता है, मतलब ये तो रेयरली ही होता है, लेकिन जैसे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 6 का जो एग्जाम हुआ था उसमें एसएससी ने क्या किया था, कुछ कुछ शिफ्ट्स में, सारी शिफ्ट्स में नहीं, कुछ कुछ शिफ्ट्स में क्या हुआ था कि पेपर जो है वो मिक्स आने लगा था। यानी कि पहला क्वेश्चन रीजनिंग का होगा, फिर दूसरा जीके का होगा, फिर रीजनिंग का होगा, फिर जीके का होगा, फिर इंग्लिश का भी हो जाएगा, मतलब पूरा मिक्स कर दिया था। ठीक है, कोई इसमें स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं था। तो अगर ऐसा आपके साथ अनहोनी हो जाता है कि कोई उसमें मतलब ऑर्डर ना हो, वो मिक्स हो, तो आपको क्या करना है, सीधा क्वेश्चन नंबर 1 से उठिए और क्वेश्चन नंबर 2 तक चले जाइए। जितना तेजी से आप जा सकते हैं उतना तेजी से। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको कितना अटेम्प्ट लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको सिर्फ कट ऑफ की चिंता है, यानी कि आपको उतना सिलेक्शन से मतलब नहीं है, तो आप 140 तक अटेम्प्ट लीजिए। 140 तक तो आपको लेना चाहिए। ठीक है, 135 से 140 तक का अगर आप अटेम्प्ट नहीं ले रहे हैं,
स्पेशली अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तब तो फिर आपका कोई चांस ही नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, ठीक है। तो क्योंकि 140 नंबर 140 क्वेश्चंस इतना अटेम्प्ट का आप कोशिश करिए अगर आप सिर्फ कट ऑफ का सोच रहे हैं, क्योंकि 100% आपका एक्यूरेसी भी नहीं रहेगा, इसमें से कुछ सवाल आप गलत भी करिएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आपको 140 अटेम्प्ट्स का एम लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको अच्छा पोस्ट चाहिए इसमें, ठीक है, आप सिलेक्शन को लेकर के सीरियस है, आपको अच्छा पोस्ट चाहिए, बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट चाहिए, एमईए वगैरह चाहिए, सीबीआई वगैरह चाहिए, ये सब चाहिए, तो आपको क्या है कि 160 या उससे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आपका मार्क्स 160 से ऊपर आ सके, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा ऊपर नहीं बोल रहा, यानी कि मैं 180 190 जैसे नंबर्स नहीं बोल रहा हूँ। इसका रीजन सिंपली ये है कि इसमें क्या करते हैं कि बहुत बार सीजीएल और सीएचएसएल वाले एस्पिरेंट्स भी घुस जाते हैं इस एग्जाम को देने के लिए, और उनका क्या होता है कि कट ऑफ तो क्लियर हो जाता है लेकिन उनको शॉर्ट हैंड आता नहीं है, तो आगे स्टेज तक पहुंचते नहीं है। तो इसमें क्या है कि उतना ज्यादा मार्क्स का भी चिंता आपको नहीं करना है, 160 या उससे अबव आप ला रहे हैं तो ठीक ठाक आपको पोस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इतने आपको क्वेश्चंस के एम लेकर के चलना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको क्वेश्चंस कैसे स्किप करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्किप क्यों करना चाहिए। तो देखिए, एग्जाम में आपको 3 तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे किसी भी एग्जाम में, सिर्फ स्टेनोग्राफर का नहीं, हर एग्जाम में ये होता है कि एक तरह के क्वेश्चंस वैसे होंगे जिसका आपको आंसर पता होता है और आप उसको तुरंत आंसर कर भी सकते हैं, ठीक है, ये तो सही सवाल है। उसके बाद एक ऐसा होता है जिसका आंसर आपको नहीं पता होता, और एक तीसरा होता है कि जिसका आपको आंसर पता तो होता है लेकिन वो होता है लेंदी। तो शुरुआत के ये जो 2 तरह के सवाल हैं, ये बड़े भोले भाले सा सवाल है, इनसे कोई टेंशन का बात नहीं है, लेकिन आपको स्किप ये तीसरे वाले को करना है जिसको आपको पता तो होता है कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे बनेगा, लेकिन वो लेंदी सवाल होता है और आपको लेंदी सवालों को स्किप करते जाना है, ठीक है। अब स्किप करने के लिए क्या करेंगे कि आपको मार्क फॉर रिव्यू बटन का इस्तेमाल करना है, भरपूर इस्तेमाल करना है, यानी जो भी सवाल में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि ये सवाल लेंदी जा सकता है, भले ही वो आपका एकदम स्ट्रॉन्ग पार्ट से हो, यानी अगर मान लीजिए किसी का प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्काउंट बहुत ही अच्छा है, अगर उसका डिस्काउंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा से उसने प्रैक्टिस किया था, लेकिन डिस्काउंट का एक सवाल उसको मिल गया जो लेंदी हो सकता है, तो उस टाइम पे आपको ईगो पे नहीं जाना है कि मैं इसको बना कर रहूंगा, इसको आप रिव्यू में लगाइए, बाद में आइएगा, ठीक है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इमोशंस को आपको चेक में रखना है कि यहाँ पर कभी भी आपको टेंशन नहीं लेना है इस चीज का कि जो चीज मैंने अच्छे से पढ़ा था उसको मैंने अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। प्रतिष्ठा में प्राण गंवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे एक इजी क्वेश्चन बनाइए या एक टफ क्वेश्चन को बनाइए, आपको नंबर बराबर के ही मिलेंगे, यानी 1 नंबर का होता है एक क्वेश्चन तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन बना लेने से आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अपना ईगो को चेक में रखिएगा, इमोशंस को चेक में रखिएगा। नेक्स्ट है कि रफ वर्क कैसे करना है, ये एक छोटा सा बात है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं किया, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो एग्जाम्स में क्या होता है कि मोस्ट प्रोबेबली एसएससी में सबको एक सिंगल ए4 का शीट मिलता है, ठीक है। किसी किसी में 2 भी मिलने लगा है, इस बार के सीजीएल एग्जाम में किसी किसी को 2 मिला था, लेकिन मोस्टली आपको एक ही मिलेगा। तो क्या है कि आपको कोशिश करना है कि आप एक सिंगल ए4 शीट में घर में जब भी आप प्रैक्टिस करें, मॉक्स लगाएं, तो आपको एक सिंगल ए4 शीट में प्रैक्टिस करना है और उसको किसी चीज के ऊपर रखना नहीं, मतलब किताब कॉपी ये सब के ऊपर नहीं रखना, उसको सीधा डेस्क या चेयर या टेबल जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें उसी के ऊपर हार्ड सरफेस के ऊपर रखना है, ताकि आपका जो पेपर वगैरह फटने का ये सब का जो आदत होता है वो सब भी आपको प्रैक्टिस लग जाए, आपका आदत हो जाए। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा कि आपको कोई सपोर्ट वगैरह नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको एक ही पेपर में कोशिश करना कि आपको पूरा एग्जाम निकल जाए, ठीक है। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम भी हो रहा है, बहुत लोगों को सुन के लग रहा हो कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो एक मतलब एक शीट में 2 क्वेश्चंस बनाते हैं और फिर वो शीट चेंज कर देते हैं, दूसरा शीट लेके आ जाते हैं। ऐसे लोग मुझे नीचे कमेंट करिएगा कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन आपको क्या करना है कि ये शीट मिलता है, यानी कि इसका फ्रंट साइड और बैक साइड, बस ये 2 साइड आपको मिलेगा। ये 2 साइड में आपको कोशिश करना है कि आपका पूरा एग्जाम जो है निकल जाए। और ये आपको कैसे करना है, तो इसके लिए एक छोटा सा टिप है कि पेपर जब भी आपको मिलेगा तो एग्जाम से पहले आपके पास 10-15 मिनट का जो टाइम होता है उसमें क्या करिएगा कि पेन से इस तरह का लाइन खींच लीजिएगा, इस तरह का जो ये 2 लाइंस आप देख रहे हैं, ऐसा लाइंस आपको खींच लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जो है अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए कि पहले जब तक मेरा ये वाला कॉलम भर नहीं जाता रफ वर्क करके, ठीक है। एक तो आपको छोटा छोटा लिखने का आदत डालना है, और ये वाला कॉलम आपका जब तक भर नहीं जाएगा तब आपको इस कॉलम में जंप नहीं करना, ठीक है। ये छोटा सा बात है, ये कॉलम जब तक नहीं भर जाता तब तक आपको इसमें जंप नहीं करना, और इस तरह से कर करके क्या होगा कि आप एक ही पेज में पूरा काम चला लेंगे। लेकिन मैं ये बोल क्यों रहा हूँ कि आपको एक ही पेज में काम चला लेना है। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको दूसरा पेज मिलेगा नहीं, दूसरा पेज बिल्कुल आपको मिलेगा, वहां कोई आपका दुश्मन नहीं बैठा, सब आपका सपोर्ट करने के लिए बैठे। लेकिन दिक्कत यह है कि दूसरा पेज जब तक आपके पास आएगा उसमें आपका 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक वेस्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपका एग्जाम लोकेशन और वहां के जो लोग हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो ये जो 30 सेकंड से 1 मिनट आप वेस्ट कर रहे हैं, असल में आप यहाँ से अपना 1 या 2 क्वेश्चन वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 से 2 क्वेश्चंस आप वेस्ट करें, या तो इसमें आप अपना रिवीजन कर सकते थे क्वेश्चंस का, या फिर न्यू क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर सकते थे। तो आप ये क्यों करें, अपना 2 क्वेश्चंस क्यों बर्बाद करें। 2 क्वेश्चन 2 नंबर बहुत बड़ा चीज होता है इस तरह के नेशनल लेवल के एग्जाम्स के ऊपर, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस इसी तरह से करते रहना है कि आप A4 शीट में रेगुलर प्रैक्टिस करिए, ठीक। नेक्स्ट है कि अगर जो आपने प्लानिंग की है एग्जाम के टाइम में या मॉक के टाइम में, जब भी है आपका प्लानिंग के हिसाब से सब चीज नहीं चला, तो फिर आपको क्या करना है।
तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पैनिक मत करिए। अगर पेपर टफ लग रहा है, क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं या फिर लेंदी लग रहे हैं, तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी पूरी शिफ्ट के लिए है। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन आपका हेल्प कर देगा। यहाँ पर बिल्कुल भी पैनिक मत करिएगा। एग्जाम के टाइम में आदत लगा लीजिए कि पैनिक नहीं करना, नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन जपते रहना अपने मन में। नेक्स्ट है कि आपको अगर ऐसा केस हो जाए कि क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस टफ लगने लगे, यानी 10-15 सवाल टफ आ गए, तो उस टाइम पे आपको हिम्मत नहीं हारना। आपको कोशिश करनी कि एटलीस्ट आप पूरा इंटायर पेपर तो एक बार जरूर घूम जाएंगे, ठीक है। भले आपसे सवाल हो ना हो वो फर्क नहीं पड़ता। बाद में आकर के आपके ऊपर ये अफसोस नहीं रहना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 99 में एक बहुत ही सिंपल सा सवाल था जो देखते के साथ बन सकता था, लेकिन मैं तो क्वेश्चन नंबर 99 तक पहुंचा ही नहीं, मैं तो 81 तक ही रह गया, उसके बाद टाइम खत्म हो गया, मेरा कल्याण हो गया, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल अफसोस नहीं रहना चाहिए, ये बहुत गंदा लगता है जब ऐसा होता है, तो ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि इवन इफ अगर आपका पेपर टफ या लेंदी भी हो, आपको पूरा पेपर एक बार घूम जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि ब्लाइंड गेस वर्क आप मत करिएगा, बिल्कुल भी नहीं। जो भी हो जाए, मतलब अगर आपका हालत बिल्कुल ही खराब है, मतलब 2-4-5 अटेम्प्ट लिए तब ये काम करिएगा, लेकिन अगर आप ठीक ठाक अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो कभी भी ब्लाइंड गेस वर्क मत करिएगा। इससे आपका लॉस ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर आपके पास ऐसा है कि आप 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिए हैं और 2 ऑप्शंस में से आपको गेस लेना है, तब आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरे क्वेश्चन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है और उसके बाद आप गेस वर्क ले रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पेपर टफ लग रहा है, तो ये आप गलत कर रहे हैं, ये अपने सिलेक्शन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये काम मत करिएगा। उसके बाद स्टार्टिंग में मैंने जो आपको एक सीक्वेंस बताया था सब्जेक्ट्स का, उस सीक्वेंस का भी आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि आपने 2-3 मॉक्स लगाया और उस सीक्वेंस में लगाया, तो क्या करना है कि हर मॉक के बाद आपको अपने आप को आउट ऑफ 5 एक मार्क्स देना है, ठीक है। इसके बारे में मैंने बात किया है कि टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कैसे करते हैं, उस वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बात किया है। तो 5 में से आपको अपने ऊपर आपको जो सेटिस्फैक्शन लगा उसके ऊपर मार्क्स देना है। यानी कि अगर आपको लगा कि मैंने बहुत अच्छे से पेपर दिया है, अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, तो आप उसको 4 या 5 का नंबर देंगे। लेकिन अगर आपका कंसिस्टेंटली 5 में से स्कोर खराब हो रहा है, यानी कि 1 या 2 का स्कोर आ रहा है, तो यानी कि आपको वो सीक्वेंस चेंज करने का जरूरत है। यानी कि अगर आप सेकंड नंबर पोजीशन पे रीजनिंग बना रहे हैं, तो आपको उसको थर्ड पे ले जाने का जरूरत है, यानी कि ऊपर नीचे कुछ करने का जरूरत है, ठीक है। सीक्वेंस में आपको कॉन्स्टेंटली चेंज करना है। सारा एक्सपेरिमेंट आपको अभी ही करके देख लेना ताकि एग्जाम टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया की सारी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, वहां से जाकर अगर आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी हम लोग अच्छी सी चीजें पोस्ट करते रहते हैं। वहीं पर हमारा वेबसाइट भी होगा, वेबसाइट पे भी आपको बहुत ही यूजफुल कंटेंट मिलेगा, तो आप वहां से जाकर के वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारी ई बुक को परचेज कर सकते हैं अगर आप हमें मॉनिटरली सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।